दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद है कि आपके जीवन में और सभी लोगों के जीवन में इस पर्व के बाद खुशहाली आए। आपकी पढ़ाई लिखाई जो चल रही है उसमें तेज़ी आए और आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करें। ये एक स्क्रीन पे आपको दिख रहा हो, पढ़े हुए को लगातार दोहराते रहना ही सफलता की कुंजी है। और आज रविवार भी है और नवरात्र का महीना भी चल रहा है, तो एक शुभ घड़ी है। मैंने यही देखा है कि जितना आप पढ़ रहे हैं उसको अगर आप दोहराएंगे नहीं, रिवीजन नहीं करेंगे तो उसका कोई विशेष फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए मेरी सलाह माने तो पढ़े हुए को लगातार दोहराएं। एक सप्ताह के अंदर जो कुछ भी पढ़ा है उसको दोहराते रहें। ये आपकी चॉइस है कि आप सुबह के समय दोहराते हैं या शाम के समय दोहराते हैं, ये आपका अपना चॉइस होगा। लेकिन पढ़े हुए को लगातार दोहराएं। इस सप्ताह हम लोग कुछ टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रेगुलर हफ्ते में 2-3 वीडियो बनाऊं और आपके साथ बातचीत करूं, आपके प्रॉब्लम्स को समझूं या आप मुझको कुछ बताएं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करें। तो पढ़े हुए को लगातार दोहराते रहना ही सफलता की कुंजी है। एक छोटा वाक्य है, बहुत छोटा वाक्य है, लेकिन इसमें आपकी सफलता की कुंजी छिपी हुई है। हैबिट्स दैट हैव हेल्प्ड मी, ये मैंने पहले भी शेयर किया था। 5 बजे उठ करके एक्सरसाइज करना, तो ये तो संभव मुझसे नहीं होता कि 5 बजे मैं उठूं, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं 7 बजे उठ करके हल्का फुल्का एक्सरसाइज करता हूं। मॉर्निंग प्रेयर जो भी है, आप पूजा कर सकते हैं या ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं, जो भी जिसको मानना है, गॉड को, अल्लाह को, जो भी है आप मान सकते हैं। डेली जर्नलिंग, डेली जर्नल लिखना, यानी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लिखना, मतलब एक तरह से डायरी हो गया, डायरी लिखना। फास्टिंग 4 वीक, यानी आपको कम से कम जो है ना, इस तरह से तो नहीं होता मेरा, लेकिन हफ्ते में 2-3 दिन 11-12 घंटे जो है ना फास्टिंग हो जाता है। ठीक है, तो या तो मान लीजिए कि आप खाना खा लें रात में 8 बजे और सुबह में थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद 11-12 बजे के पहले आपके बॉडी में कुछ ना जाए, तो जो रात का खाना होता है अच्छे से पच जाता है। तो इसकी बात चल रही है। धूप में, पटना में या किसी शहर में रह रहे हैं या दिल्ली में रह रहे हैं तो धूप के दर्शन कम ही होते हैं, तो कोशिश करें धूप में जाएं थोड़ा सा। ओवर प्रिपेयर्ड, ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, किसी भी काम को करने जा रहे हैं, तो ज़्यादा तैयारी कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। रीडिंग डेली, तो ये तो खैर स्वाभाविक सी बात है, आपका प्रतिदिन पढ़ना होता ही है, मजबूरी है। हम लोग तो जैसे शौकिया पढ़ते हैं, तो लेकिन आपकी तो मजबूरी है, एक समय में हमारी भी मजबूरी रही थी। ऑडियो बुक इन कार, बिल्कुल जो भी है। कई बार होता है कि आप गाड़ी से जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो किताब नहीं पढ़ सकते तो सुन सकते हैं, ऑडियो बुक सुन सकते हैं, ऑडियो लेक्चर सुन सकते हैं, ये भी काफ़ी यूजफुल रहता है। वर्किंग अलोन, अकेले काम करना, कई बार आपने देखा होगा, अकेले आप पढ़ते हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो कई बार ये भी इंसान को सोचना चाहिए कि ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले हैं, ठीक है, अकेले ही कुछ कर सकते हैं। लेट आफ्टरनून नैप, ये तो हो जाता है, खाना खाएंगे तो झपकी आएगी ही, लेकिन उससे बड़ा रिलैक्स मिलता है। वीकली शेड्यूल, साप्ताहिक आप जो है ना
अपना शेड्यूल बनाएं, डेली बनाएं, एक रफली साप्ताहिक बना लें, फिर डेली जो है रिगरस रूटीन बनाएं। खैर, ये बेसिक बातें हो गई। यहाँ पे आप देख रहे होंगे किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी का प्रीलिम्स हो या अदर पीसीएस हो, ठीक है, ट्राइब्स से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो ट्राइब्स के बारे में आप ज़रूर याद कर लें। केवल कहाँ पे ट्राइब्स हैं यही नहीं, उनकी विशेषताएं हैं वो भी पूछा जा रहा है आजकल। पहले भी पूछा जाता था, तो पहले थोड़े सामान्य प्रश्न आते थे। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश देखें तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन फेमस जातीय समूह है, जैसे अपटनी, ये तो आईएएस में भी आ चुका है, टैगिन है, मिशमी, खाम्ती, वांचो, मोनपा, तांगसा आदि, ये सब कोई ट्रिक बना करके आपको याद कर लेना है। इसी तरह से असम में बोडो तो है ही, बोडो काचारिस भी उसको कहा जाता है, बोडो, वर्मन, देवरी, होजाई, सोनोवाल कछारी, मीरी या मिसिंग, दिमासा, हाजोंग आदि ये असम का है। मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया, ये सबको याद रहता है। मणिपुर, मैती, चर्चा में भी है, मैती, नागा, कुकी और मैती का विवाद चल भी रहा है, तो डिटेल पढ़ लेना है नेट से या कहीं से लेकर के। चीन, मैती पंगल, यानी मैती मुस्लिम जो है उनको कहते हैं। मिजोरम की बात करें तो लूसी या लुसाई भी कहते हैं। हमार, पाइते, पाविश, जो पहले लाइश के नाम से जाना जाता था। नागालैंड की बात करें तो अंगामी बहुत फेमस है। चांग चिरू, फोम, रिंगमा पहले भी किसी एग्जाम में आ चुका है। संगतम, सेमा, जेलियांग एग्जाम में आ चुका है। कहने का मतलब इस तरह के ट्राइब्स को अच्छे से याद कर लें, एक प्रश्न आपका इससे तैयार हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन, जो जिनका भारत के हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनका देहांत हुआ है। तो प्रीलिम्स के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, एज वेल एज मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हरित क्रांति आपके एग्जाम में आ सकता है, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो। तो एम एस स्वामीनाथन के बारे में पढ़ना ही पढ़ना है आपको। साथ ही साथ हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति और हरित क्रांति के फ़ायदे, हरित क्रांति के नुकसान, इसको पढ़ लेना है। और बाकी देखिए, इनके तमिलनाडु में जन्म हुआ था, कुंभकोणम नामक जगह पे। फैक्चुअल चीज़ें हैं, याद कर लेना है, ठीक है। और कैरियर वगैरह देख लीजिएगा। आईसीएआर के महानिदेशक के रूप में इन्होंने काम किया था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो मेरा मतलब था कि आपको टॉपिक से अवेयर करा देना, बाकी तो आप पढ़ ही लेंगे। हाँ, ये इधर चर्चा में रहा है, व्हाट इज योम किप्पुर। योम किप्पुर जो है जूडिज्म का एक होलीएस्ट डे होता है, ठीक है। और इसका जो है ना डेट होता है सितंबर से लेकर के अर्ली अक्टूबर तक होता है। और इसी से रिलेटेड एक वार की बात है कि योम किप्पुर वार आजकल चर्चा में है, तो इजराइल और फिलिस्तीन को संघर्ष को लेकर के। तो योम किप्पुर वार जो है, इसको रमादान वार के नाम से भी जाना गया था, रमादान वार के नाम से भी इसको जाना गया था। और हम ये कह सकते हैं कि ये रमादान वार हो गया, ठीक है। और ये या इसको अक्टूबर वार भी कहा जाता था। अक्टूबर वार कब हुआ था? 1973 में। अरब इजरायली वार भी कहा जाता है, या इसको फोर्थ अरब इजरायली वार भी कहा जाता है, ठीक है। ये 1973 में हुआ था, अक्टूबर 6 से लेकर 25 के बीच हुआ था। इजराइल एंड ए कोएलिशन ऑफ अरब स्टेट लेड बाय इजिप्ट एंड सीरिया, यानी एक तरफ इजराइल था और एक तरफ अरब स्टेट थे जिसमें इजिप्ट और सीरिया था। तो ये एक मुझे लगा कि बता देना चाहिए। आप इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को पढ़ ही रहे हैं, तो बीपीएससी मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है।
उसी से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे पूरा टॉपिक आपको बताऊंगा नहीं, याद दिला दूंगा कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से एक उसी क्षेत्र से रिलेटेड पहले यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स समटाइम्स अपीयर्स इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ इवेंट रिलेटेड टू सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अफ्रीका। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर होगा मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में गोलन हाइट्स है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा फैक्ट था। भारत का पंचामृत लक्ष्य, कभी भी आप एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी क्राइसिस से आंसर लिख रहे हैं किसी भी मेंस में, तो पंचामृत जो लक्ष्य हैं उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्या है? वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना। 500 गीगावाट बहुत नॉर्मल सी बात है। कब तक? 2030 तक। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 2030 तक 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना, ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया 2030 तक अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 45% कम करना। यानी वर्ष 2005 में जो स्तर था उससे भी 45% कम करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है और मुझे लगता है कि ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। ये इसी तरह से चौथा, वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करना। जो कार्बन उत्सर्जन है उसका 1 बिलियन टन तक, जो भी अनुमानित कार्बन उत्सर्जन है उसमें कमी कितनी लानी है? 1 बिलियन टन। और 2070 तो आपको पता ही है, 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है, जो जीरो एमिशन को प्राप्त करना है। ये पंचामृत का लक्ष्य किसी भी जो है ना एग्ज़ाम के लिए जो है ना, इसको हम कह सकते हैं वीवीआई है मेंस के लिए, चाहे अभी बीपीएससी का मेंस होने जा रहा है वो, या फिर जो है यूपीएससी में भी पंचामृत लक्ष्य को अच्छे से याद करना है। ऊर्जा सुरक्षा क्या है? ऊर्जा सुरक्षा का एक आप ये बना सकते हैं कि AAA, यही ऊर्जा सुरक्षा है। ऊर्जा सुरक्षा कहिए, खाद्य सुरक्षा कहिए, ठीक है। तो तीनों के परिभाषा में जो है ना AAA आएगा, 3A। कहीं 3A भी लिखेगा या AAA, जैसे आप लिखना चाहे, याद करना चाहे याद कर सकते हैं इसको। ऊर्जा सुरक्षा को अवेलेबिलिटी यानी 1A से उपलब्धता, अवेलेबल होना चाहिए। खाद्य की बात करें तो खाद्य भी अवेलेबल होना चाहिए। एक्सेस मतलब पहुंच होना चाहिए। ऊर्जा है ही नहीं मिल रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसी तरह से खाद्यान्न है, मिल ही नहीं रहा है, एक्सेस नहीं है। अफोर्ड कर सकें, तीसरा ए से अफोर्डेबिलिटी यानी वहनीयता, अफोर्ड कर सकें, तो ये इसके तौर पे परिभाषित किया गया है। ऊर्जा सुरक्षा यानी ऊर्जा की उपलब्धता हो, उसकी पहुंच हो, उसकी वहनीयता हो। उसी तरह से खाद्य को भी, अगर खाद्य में है तो खाद्य सुरक्षा कहलाएगा। तो ये ऊर्जा सुरक्षा के 2 आयाम हैं, पहला दीर्घकालिक और दूसरा लघुकालिक। ये तो आप पढ़ सकते हैं। दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा का संबंध आर्थिक विकास और पर्यावरणीय जरूरतों के अनुरूप ऊर्जा की आपूर्ति के दीर्घकालिक निवेश से है। यानी पर्यावरणीय जरूरत यहाँ जरूर शामिल करना है। और लघुकालिक ऊर्जा सुरक्षा का संबंध ऊर्जा आपूर्ति से है। मांग संतुलन में अचानक किसी परिवर्तन का यथाशीघ्र समाधान करने की ऊर्जा प्रणाली क्षमता से है। मान लीजिए कोई मांग संतुलन में अचानक कोई परिवर्तन हो गया तो उस वक्त इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि ऊर्जा पहुंचाई जा सके, तो उसी को ऊर्जा सुरक्षा के रूप में देखा गया। ये जैसे एक तथ्य है खाद्य सुरक्षा से संबंधित, लोगों को बड़ा दिक्कत होता है कि
इंट्रो कैसे लिखें। तो मान लीजिए कि इंट्रो में खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा का डिफिनीशन देते हुए कोई महत्वपूर्ण बात को इंट्रो में दे देना है, कोई डाटा या कोई रिपोर्ट दे देना है, तो इसको भी आप डाल सकते हैं। जैसे 2020 में नॉर्वे की नोबेल समिति ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को भूखमरी को दूर करने के उसके प्रयासों को चिन्हित करते हुए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया। आगे लिख सकते हैं कि इसी से आप खाद्य सुरक्षा और खाद्यान्न के महत्व को समझ सकते हैं। जब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल प्राइज दिया गया, कौन सा नोबेल प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, तो ऐसे ही कुछ लाइन को सेलेक्ट कर लेना है और इंट्रो में लिख देना है, ठीक है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 में भारत में अल्प पोषण का प्रसार 16.3% है और भारत में 13.9% बच्चे स्टंटिंग से ग्रस्त हैं और 33.4% कम वजन रखते हैं। ये सब डाटा है 2023 का डाटा या 2022 का। कुछ ही मेंस में किसी भी डाटे का यूज कर सकते हैं। 2023 का आ जाए तो 2023 का करना है, 2022 का तो 22 का करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह 3.8% मोटापा के शिकार है। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार तो HDI में भारत की रैंकिंग 2020 में 130 से फिसल कर 2022 में 132 हो गई। तो लेटेस्ट 2023 में होगा वो उसको लिख देना है। कहने का मतलब इसी तरह से हंगर इंडेक्स वगैरह भी बड़ा पॉपुलर है और उसको भी याद कर लेना है। मेंस में भी काम आएगा, पीटी में तो आएगा ही आएगा। ये है एक लेक फेगुबाइन है, माली का एक लेक है। माली एक कंट्री है अफ्रीका में। तो ये फेगुबाइन जो लेक है, झील है, ये सहारा डेजर्ट के दक्षिणी छोर पे स्थित है और ख़ास बात है कि यहाँ पानी नहीं पहुँचने के कारण ये सूख गया है। तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे अभी आगे चल करके। ये देखिए लेक फेगुबाइन का फ़ोटो है, तो ये सूख गया है या पानी यहाँ नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज: अजरबैजान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। अफगानिस्तान से कौन कौन सटता है, ठीक है। तो अजरबैजान देख लेना है, मैप में नहीं टच करता, किर्गिजिस्तान नहीं टच करता, बाकी ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान टच करता है। तो टच करता है तो इसका जो है ना आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। कहने का मतलब है इस तरह के क्वेश्चंस मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि अक्सर इस तरह के प्रश्न आते रहे हैं यूपीएससी में भी, और अब तो बीपीएससी में इस तरह के प्रश्न पूछ रहा है। तो बाउंड्री के आधार पे जैसे सबसे पहले तो आप देखें कि जो ब्लैक सी के आसपास के जो कंट्री है उसको याद कर लें, कैस्पियन सी के आसपास के जो कंट्री है उसको याद कर लें। उसी तरह से डेड सी जॉर्डन और जो है ना इजराइल के बीच है। तो ये इसके बाल्टिक सी के आसपास के जो कंट्री है उसको याद कर लें। और चर्चा में जो कोई अगर कंट्री है तो उसके आसपास के जो कंट्री है, यानी कौन सा बाउंड्री किसको टच करता है। जैसे फेमस मैं बता दूं आपको कि उधर वेस्ट इंडीज वगैरह के आसपास के जो कंट्री है ना उसके कैपिटल्स वगैरह पूछे जाते रहे हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कंट्री पूछे जाते रहे हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कौन सा कंट्री है। तो कहने का मतलब है मैप जब देखें तो इन चीज़ों को आप ज़रूर देख लें। अगला एक प्रश्न है, विद द रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोनाजाइट एक बालू है, पता ही है। और आपको ये केरल का जो बालू है, केरल के तट पे मोनाजाइट मिलता है। तो मोनाजाइट इजे देख लेते हैं, मोनाजाइट इज ए सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, सही है। मोनाजाइट कंटेंस थोरियम, मोनाजाइट से थोरियम निकाला जाता है, बिल्कुल सही है। मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया, ये गलत है। केरला के तट पे मोनाजाइट मिलता है, तो 3 तो गलत हो गया, ठीक है। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस
और एक्सपोर्ट मोनाजाइट, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सेंसिटिव मामला है तो गवर्नमेंट बॉडी ही क्या कर सकती है, इसको एक्सपोर्ट कर सकती है या इससे प्रोसेस कर सकती है, थोरियम निकाल सकती है। तो इसमें गलत क्या हो गया, तीसरा गलत हो गया, 1 to 4, 1 to 4 का मतलब हो गया आपका बी, आंसर हो गया, क्या आंसर हो गया, बी। तो 1 to 4 इसका सही हो जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी में भी आने शुरू हुए हैं, पहले तो यूपीएससी में आता ही रहा है। तो देखिए एलिमिनेट करके बनाइए और कहाँ कहाँ तक दिमाग जा सकता है उस दिमाग को वहाँ ले जाना है, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप सिस्मोलॉजी पढ़े हैं तो उसमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है भूकंप से संबंधित, अक्सर भूकंप आता रहता है, तो क्वेश्चंस भी जो है ना इससे प्रीलिम्स में अक्सर आते रहते हैं। तो इन ए सिस्मोग्राफ पी वेव्स, पता है ना, ALP एस वेव्स, 3 वेव्स होते हैं ना, तो पी वेव्स आर इन प्राइमरी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव, बिल्कुल सही है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। इन पी वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड front in the direction of wave propagation, where is the S wave particle vibrate up and down and at right angles to the direction of the wave propagation, ठीक है। तो P जो है ये इसका डायरेक्शन जो होता है आपका टू एट फ्रंट से होता है और अप एंड डाउन जो होता है एस वेव का होता है, ठीक है। तो आगे पीछे कौन होता है आपका पी वेव, और एस जो ना अप डाउन होता है। दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 and 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट, आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। हाउ मेनी ऑफ द एबव आर जनरली नॉन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक है। तो आपको पता है इसमें जो है ना केरला है, त्रिपुरा है, ठीक है, इसमें, और इसके अलावा आपको हिमाचल प्रदेश। तो इन स्टेट्स में टी का प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ओनली 3 स्टेट्स हो जाएगा। ये एक पिछली बार से नया ट्रेंड चला है कि एलिमिनेशन को कई क्वेश्चंस में हटा दिया है यूपीएससी ने, तो थोड़ा सा और कठिन हो गया है। हो सकता है अगली बार बीपीएससी भी ऐसा कर दे, कुछ पता नहीं है, तो इसलिए आपको उस तरह से तैयार करके चलना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल, यानी लगातार जो है ना सी लेवल, समुद्री जो लेवल है, पानी का लेवल वो घट रहा है, गिविंग राइजिंग टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। जो मार्शलैंड जो है, दलदली जो ज़मीन है, वो एक्सटेंस मतलब धीरे धीरे घट रहा है। तो रन ऑफ कच्छ की बात यहाँ हो रही है, ठीक है। भितरकनिका में ऐसा कुछ नहीं है, मराकैनम साल्ट पेंस में ऐसा नहीं है, नौपड़ा स्वाम्प में ऐसा नहीं है, रन ऑफ कच्छ की बात है, तो डी आंसर हो जाए। कंसिडर द फॉलोइंग नेक्स्ट स्टेटमेंट, अमरकंटक हिल्स आर एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्य एंड सह्याद्री रेंज। अमरकंटक, सह्याद्री कहाँ है, सह्याद्री वेस्टर्न घाट के जो नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तरी हिस्सा, उसको सह्याद्री कहते हैं। यहाँ सह्याद्री कहाँ से आएगा, तो ये स्टेटमेंट एक तो वैसे गलत है। इसके अलावा बिली गिरिरंजन हिल कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुरा रेंज, ठीक है। उसके बाद शेषाचलम हिल्स कंस्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। शेषाचलम वेस्टर्न घाट में तो है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कोई भी सही नहीं है, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा, नन। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना आपको बनाने होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, झेलम रिवर पासेस थ्रू बुलर लेक, ठीक है। झेलम बुलर लेक, झेलम बुलर लेक से झेलम पास करती है, और उसी पे तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट भी है झेलम नदी पे। तो बुलर लेक से पास करती है। बुलर लेक कश्मीर में मीठे पानी की झील है। कृष्णा रिवर
डायरेक्टली फीड्स कोलेरू, कोलेरू लेक में कृष्णा रिवर नहीं गिरती है, आप मैप में जाके देख लीजिए। तो 2 गलत हो गया। मियांड्रिंग ऑफ गंडक रिवर फ्रॉम कांवर लेक, कांवर लेक आपका बेगूसराय में है, और गंडक रिवर के मियांड्रिंग से थोड़ी बना है, बूढ़ी गंडक से बना है। तो आपका एक सही है, ओनली वन हो गया इसका आंसर। ठीक है, ओनली वन आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, सभी लोग पढ़ते रहें। कोशिश मेरी रहेगी कि आगे इसको कंटिन्यू करें। तो इसको जो है ना आप अपने जो है ना दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी लाभ हो। और वो धन्यवाद।